हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें कि 3 क्वेश्चन हैं। 30 में से 15 क्वेश्चन गद्यांश और काव्यांश है, 15 क्वेश्चन शिक्षण के हैं। तो ये गद्यांश दिया है, इधर लिखा है निर्देश 91 से 99। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। गद्यांश को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आगे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उन्होंने उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जिन्हें महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधियों, तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वाले से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विवशता भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं, दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया। ये हमारा गद्यांश था। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, डी है हिम्मत करे तो इंसान क्या काम मुश्किल है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेवती ने हिम्मत किया तभी उसके लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हुआ। अगला देखते हैं हम लोग, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो प्रारंभ है, सफलता, परिवहन और कठिनाइयाँ। तो इसमें से सफलता शब्द जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। सफलता का मूल शब्द जो होता है, सफलता का मूल शब्द जो है वो फल होता है। फल, ये मूल शब्द है इसका। इसमें स उपसर्ग लग गया, स उपसर्ग लगने के बाद सफल बन गया और ता प्रत्यय लगने के बाद ये ता जो है ये प्रत्यय है। ये सफलता बन गया। स उपसर्ग है इसमें, ता प्रत्यय है और इसका मूल शब्द जो होता है वो फल है। तो सफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। अगला देखते हैं हम लोग, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। पर पीड़ा का क्या अर्थ है इसमें गद्यांश के अनुसार? दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। तो पर पीड़ा का अर्थ है दूसरे के पीड़ा। रेवती ने दूसरों की पीड़ा को ही देखा जो उसने कैब सेवा को प्रारंभ किया। कुछ उसकी मजबूरियां थी और कुछ महिलाओं की पीड़ा को देखकर ही उसने कैब सेवा का प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं हम लोग, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है? ए है संघर्षशील व्यक्ति के, बी है रेवती राय के, सी है विवेकानंद के, डी है असुरक्षित महिलाओं के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, रेवती राय के, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो रेवती राय नामक महिला की है। अगला देखते हैं हम लोग, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए।
तो मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए ही रेवती राय ने ये सेवा प्रारंभ की थी। अगला देखते हैं, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो जो हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ा था उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट है, परपीड़क और अपराधी लोगों से। अगला देखते हैं हम लोग, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? तो कैब सेवा को प्रारंभ करने के पीछे का कारण समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक विषयता। तो गद्यांश के अनुसार दिया था ना, महिलाओं की कठिनाइयों को देखने के बाद ही रेवती ने कैब सेवा का प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं हम लोग, अब रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन। तो रेवती राय ने एकदम नया कदम ये चुना था महिलाओं के लिए कैब संचालन का। अगला है, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया? फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, सड़क परिवहन की। तो क्या कहते हैं, गद्यांश के अनुसार सड़क परिवहन की जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ये काव्यांश है, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके भी क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अगर एग्जाम टाइम आप लोगों को समझ ना आए तो सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर गद्यांश को पढ़ के आंसर लगाइएगा। ये काव्यांश है, गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर मनसा, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बेशुद्ध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो ये क्वेश्चन है, बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है कि मन कैसा है? गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है कि मस्त हो जाता है? तो इसका आंसर होगा मस्त हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग गए हैं, वे बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो इसका इधर ये दिया है ना, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, मेघों से लिपट कर सो गया है सूरज, खेत ले रहे हैं अंगड़ाई। तो इसका आंसर होगा डी होगा कि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, मतलब जब सूर्य छिप गया है तो उन्हें भी नींद आ रही है। अगला देते हैं, अगला है गरजते घन घनन, घन में कौन सा अलंकार है? तो गरजते घन घनन में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अनुप्रास और उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार इसका, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति, इधर हम लिख देते हैं कि जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखते हैं हम लोग, मन की उपमा किससे दी गई है? तो मन की उपमा किससे दी गई है? मन की उपमा को कवि ने मोर से को दिया है। बोला है ना कि नाच रहा है मोर सा मन। अगला देखते हैं, लिपट कर सो गया सूरज का भाव
है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है, खो गया है। तो लिपट कर सो गया है सूरज का भाव है छिप गया है, कि बादलों के बीच में सूरज छिप गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूर्वाई से आशय है, पूर्व की ओर बहने वाली पवन से, मद मस्त करने वाली हवा से, पूर्व से आने वाले वायु से, और डी है पूर्व को बहने वाली नदी से। तो इसका आंसर है पूर्व से आने वाली वायु से। आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोगों के क्वेश्चन थे गद्यांश और काव्यांश के। अब शिक्षण की क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। बी है नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। तो ये तो गलत होगा, 20-20 बार काट कर आपने 20 बार लिखवाया तो उससे वो सही नहीं करेगी। अगला है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक काट दिए जाएंगे। ये भी गलत है। डी है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। आप लोगों का ये वर्ड ट्रिकी है। जहां भी अवसर बच्चों को दिया जाता है वहां आप लोग आंख बंद करके आंसर को सही मान सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग शिक्षण में सबसे पहले आंसर को काटना सीखिए, कि जो गलत लगे उसको पहले काट दीजिए, तो आंसर अपने आप आपको खुद ही मिल जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। अगला है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारित बनाना। अगला है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना। डी है मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो इसका सी आंसर जो है सबसे सही है, कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से समझाना बच्चों को। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ए है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और युग्म बताइए। बी है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए। सी है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। डी है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, ये जो कम वर्ड है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कि सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाली पाठ। तो सबसे कम महत्वपूर्ण व्याकरण वाला है, व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। हमने आपको बताया था ना कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक चीज जो भी होते हैं वो निगेटिव होते हैं बच्चे के लिए, जब उच्च प्राथमिक में चले जाते हैं तो यही पॉजिटिव हो जाता है। अगला देखते हैं। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कवि और कविता बोध। बी है साहित्य और ऐतिहासिक बोध। सी है साहित्य बोध और छंद बोध। डी है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी सही होगा। भाषा बोध और साहित्य बोध जो होते हैं, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखिए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला देखते हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ए है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। बी है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए।
सी है भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। डी है भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा कि अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। अगला देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? ए है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बी है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। सी है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ और व्याकरण दोनों गलत हैं। डी है साहित्य विधाओं की रचना करना, तो ये भी गलत है। अगर सिर्फ यहाँ व्याकरण होता तो ये सही होता है, यहाँ कंठस्थ करना है इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आगे देखते हैं हम लोग, विभिन्न कार्य क्षेत्र में जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा उदाहरण, भाषा के नियम। डी है शब्दों की व्युत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण विधि, बी है सूत्र विधि, डी है अनुवाद विधि, सी है अनुवाद विधि और डी है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका डी आंसर राइट होगा, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? प्रत्यक्ष विधि में। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसी शिक्षक के लिए भाषा शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ए है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, डी है परीक्षा का आयोजन करना। तो भाषा शिक्षण के संबंध में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। अगला देखते हैं, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, ये तो गलत है। बच्चे ने कितना सीखा, ये भी गलत है। बच्चों ने क्या सीखा, ये भी गलत है। इसका सबसे सटीक आंसर ये होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे सीखेंगे उसी तरीके से हम उन्हें पढ़ाने और बताने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। बी है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, डी है परीक्षा के लिए तैयार कर। तो हम भी सफल होंगे, इसका आशय यह है परीक्षा में के लिए तैयार करना चाहती है शिक्षिका। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, साहित्य की एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। अगला देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो ए है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बी है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सी है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया। डी है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अव्यक्त परखने के लिए आप मुहावरे और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं, इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, 30 में से आप लोगों का कितना सही गया है।